हाय गाइस, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1A। तो जो अनुच्छेद 19(1)A है उसके अंदर कौन सा अधिकार सुनिश्चित किया गया है? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता इसमें गारंटीड की गई है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुच्छेद 19(A) के प्रत्येक नागरिक को अपने विचार, राय और सुझाव व्यक्त करने का अधिकार देती है। यह अधिकार अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 के तहत यथोचित प्रतिबंधों के अधीन है ना। तो यहाँ पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है जो कि आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 2 में दिया गया है। नेक्स्ट है, which amendment added restrictions in the interest of sovereignty, integrity and security of India under Article 19 Clause 2। ना तो ये पूछा गया है कि कौन सा संशोधन अनुच्छेद 19(2) के तहत भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के हित में प्रतिबंध जोड़ता है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये कौन सा अमेंडमेंट से लाया गया था? तो ये जो अमेंडमेंट लाया था 16th अमेंडमेंट 1963 में लाया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 16वें संशोधन ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर यथोचित प्रतिबंधों के रूप में संप्रभुता, अखंडता और राज्य की सुरक्षा को ग्राउंड्स के रूप में जोड़ा। नेक्स्ट है, अंडर आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1B सिटीजन हैव द राइट टू। तो सिटीजन के पास क्या राइट है ये पूछा गया है क्लॉज बी के तहत, है ना। तो यहाँ पे है कि वो असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स, हथियार रहित शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं। आर्टिकल 19 के जो राइट्स है वो ओनली सिटीजन को ही प्रोवाइड है, ये ध्यान रखिएगा। This ensure that citizen can gather for discussion, protest और मीटिंग provided it is peaceful और without weapons। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो सिटीजन है वो चर्चा कर सकते, विरोध कर सकते, बैठक के लिए इकट्ठा हो सकते, लेकिन शांतिपूर्ण होना चाहिए और बिना हथियार के होना चाहिए। ठीक है। रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड सॉवरेनिटी। तो इस जो मतलब ये जो राइट है इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है क्लॉज 3 में। आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 3 में इसका रेस्ट्रिक्शन दिया गया है। सार्वजनिक व्यवस्था और संप्रभुता के हित में प्रतिबंध लग सकता है ना। तो ये जो इम्पोज लगाया किया गया रेस्ट्रिक्शन वो इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर और सॉवरेनिटी के आधार पर लगा है। नेक्स्ट है, द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, the right to form associations or unions including cooperative society was inserted by। तो ये जो सहकारी समितियों का जो संशोधन है ये जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो ये 97 अमेंडमेंट में, मतलब संगठन बनाने का अधिकार है कि संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये जो राइट है ये जोड़ा गया है 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा। तो जो सहकारी समिति जो जोड़ा गया ये भी इसमें 97 संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन में थोड़ा ये है कि संघ और संगठन बनाने का अधिकार में सहकारी समितियों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? यहाँ पे पर्टिकुलर है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी को कब जोड़ा गया ये क्वेश्चन है। ये थोड़ा गलत है क्वेश्चन। ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को कब जोड़ा गया? तो ये 97th अमेंडमेंट था, उसके द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्लॉज सी के अंदर जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, फ्रीडम टू मूव फ्रीली इन इंडिया, ना। तो क्लॉज आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1D में रीजनेबली रेस्ट्रिक्टेड फॉर। तो ये जो फ्रीली जो मूव करने का, इंडिया में फ्रीली जो मूव कर सकते हैं ना, तो इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है। तो किस आधार पे किया गया है? तो इसको जो रेस्ट्रिक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के आधार पे और पब्लिक इंटरेस्ट, दोनों ही, इन दोनों ही आधार पर रेस्ट्रिक्ट किया गया है
तो A and B is the right answer. Explanation: a restriction can be imposed for public interest or protection of scheduled tribes under Article 19, Clause 5. Next है, which amendment modified the sub-clause related to residence and settlement rights? निवास और बसने के अधिकार से संबंधित उपधाराओं किस संशोधन ने संशोधित किया था? ठीक है, तो ये है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. सॉरी, इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक है. इसमें क्लॉज एफ जो है वो कब रिमूव किया गया था? तो वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा क्लॉज एफ को रिमूव किया गया था. नेक्स्ट है आर्टिकल 19 जी अलाउज सिटीजन टू. तो जो जी वाला क्लॉज है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है सिटीजन को? तो प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, तो किसी भी पेशे का अभ्यास करना. कैरी ऑन ट्रेड और बिजनेस, व्यापार और व्यवसाय करना. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, दोनों ही प्रोवाइड कर रहा है. तो आर्टिकल 19(1)(g provides right to practice a profession or carry on occupation, trade or business. Restriction can be imposed in public interest or to maintain professional standards. है ना, तो रेस्ट्रिक्शन इन आधारों पर लगाया जा सकता है. इसका एक बार शॉर्ट रिकेप देख लेते हैं. तो 19 क्लॉज 1A में क्या दिया? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है जिस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है. रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है? सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफॉर्मेशन, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस. है ना, तो इन आधार पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है इसमें. फिर 1B क्लॉज में राइट टू असेंबल एंड पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स. ठीक है, तो यहाँ पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो लगा है वो इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर के आधार पर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है. फिर नेक्स्ट है सी क्लॉज में राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो जोड़ा गया है ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया है और इसमें रेस्ट्रिक्शन जो लगा है वो सेम इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी. फिर डी क्लॉज में है राइट टू मूव फ्रीली. तो यहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है जनरल पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इस आधार पर लगाया जा सकता है. फिर जो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट था एफ क्लॉज को रिमूव किया गया था. फिर नेक्स्ट है राइट टू रिसाइड एंड सेटल. ठीक है, ई क्लॉज है, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन जो लगाया है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स. फिर एफ क्लॉज जो यहाँ ओमिटेड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से. जी में राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस. तो यहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और इंक्लूड प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन. तो ये रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है कि प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है. कैरिंग ऑन एनी स्टेट और कॉरपोरेशन इवन इफ इट एक्सक्लूड सिटीजन पार्शियली और फुल्ली. ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्शन यहाँ लगाए जा सकते हैं. तो क्वेश्चन है इन विच लैंडमार्क केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a इंक्लूड्स द राइट टू एक्सप्रेस अनपॉपुलर और ऑफेंसिव आइडियाज. ठीक है, तो पूछा गया है कि जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में असहमति और अप्रिय विचार व्यक्त करने का अधिकार किस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था? तो ये जो दिया था ये था श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में दिया गया था. तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A IT एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया. न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 19(1)(a) का अधिकार केवल लोकप्रिय विचारों तक सीमित नहीं है, इसमें अनपॉपुलर, डिसेंटिंग, ऑफेंसिव ओपिनियंस भी शामिल है. चलिए नेक्स्ट है which case established that reasonable restrictions on freedom of speech must be narrowly interpreted.
है ना। तो ये पूछा गया कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए गए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को संकीर्ण रूप से व्याख्यातित किया जाना चाहिए, ये किस केस में बोला गया है। तो ये जो बोला गया है ये रोमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य, A.K. अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और S. रंगराजन वर्सेस पी जग जगजीवन राम के केस में बोला गया, मतलब ऑल ऑफ द अबव में ही ये चीज स्पष्ट की गई है। सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नैरोली इंटरप्रेटेड होना चाहिए और केवल तभी लगाई जा सकती जब पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी प्रभावित हो। नेक्स्ट है इन बेनेथ कोलमैन and Company versus Union of India, what principles regarding freedom of press under Article 19(1)(a) was upheld, है ना। तो इस स्वतंत्र जो प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में क्या सिद्धांत बताया गया है, सिद्धांत को मान्यता दी गई है। तो दी गई फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नॉट एब्सोल्यूट, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता जो दी गई है ना, वो पूर्ण नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। और प्रायर रेस्ट्रेंट इज जनरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, पूर्व प्रतिबंध असंवैधानिक है। पहले से लगाया गया प्रतिबंध जो है ना वो असंवैधानिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत है, पर स्टेट के पास प्रायर रेस्ट्रेंट लगाने की शक्ति केवल एक्सेप्शनल कंडीशन में ही हो सकती है, मतलब पहले से उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो वो कुछ एक्सेप्शनल अपवादित दशाओं में ही लगाया जा सकता है, ये कहा गया है। नेक्स्ट है विच जजमेंट हेल्ड दैट हेट स्पीच कैन बी रेस्ट्रिक्टेड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2। ठीक है, तो ये किस केस में बोला गया है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रवासी भारतीय संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 2014 में हेट स्पीच पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच जो कम्युनल टेंशन फैलाए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट है इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन असेंबली इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो पब्लिक ऑर्डर के आधार पर रेस्ट्रिक्शन स्टेट लगा सकता है असेंबली के ऊपर। तो ये किस केस में बोला गया है, तो ये बोला गया है कामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में ये बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभा का अधिकार आर्टिकल 19(1)(b) के तहत है, लेकिन पब्लिक ऑर्डर के लिए आवश्यक रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है विच केस कंफर्म दैट पीसफुल प्रोटेस्ट इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19(1)(b)। तो कौन से मामले में पुष्टि किया गया है कि शांतिपूर्ण विरोध 19(1)(b) के तहत सुरक्षित है। तो यह SR बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीसफुल प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट के तहत सुरक्षित है और केवल पब्लिक ऑर्डर के गंभीर खतरे पर रोक लगाई जा सकती है। नेक्स्ट है विच केस रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ वर्कर्स टू फॉर्म यूनियन अंडर 19(1)(c। किस केस में कर्मचारियों के संघ बनाने के अधिकार की मान्यता दी गई है। तो ये है TK रंगराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। लेकिन ये जो फॉर्मेशन ऑफ यूनियन है ये पार्ट ऑफ राइट टू एसोसिएशन है, लेकिन ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ है। मतलब ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, यूनियन बना रहे, जो संघ बनाया जा रहा है, वो राइट टू एसोसिएशन के अंदर आता तो है, लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ ही ये लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 ने कौन सा बदलाव किया था। तो इसमें क्लॉज सी में जो आर्टिकल 19(1)(c) में कोऑपरेटिव सोसाइटी को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन इंक्लूडेड कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर आर्टिकल 19(1)(c), ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है
Which case confirm that residency right under Article 19(1)(e) can be reasonably restrict for public interest. तो निवास का अधिकार सार्वजनिक हित में मतलब सीमित किया जा सकता है, इस पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है पब्लिक इंटरेस्ट के आधार पर। किस केस में बोला गया है? तो ये जो बोला गया है अजय कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य को रिजर्वेशन, कोटा और अदर मेजर्स लागू करने का अधिकार है, लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन से हो सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज गारंटेड अंडर आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1, है ना। 20(1) के तहत क्या सुनिश्चित किया गया है? तो नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द एक्ट। कोई भी व्यक्ति उस अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा जो उस समय लागू कानून का उल्लंघन ना हो, है ना। तो ये फर्स्ट क्लॉज में बोला गया है। तो ये जो कानून, ये दिस क्लॉज इंश्योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज के बारे में है, मतलब रेट्रोएक्टिव क्रिमिनल लॉज जो है, मतलब पहले उसको अपराध नहीं था उस एक्ट में और उस वक्त वो एक्ट किया गया, तो अब जाके अगर लॉ में कुछ अमेंडमेंट हुआ है या कोई लॉ ऐसा बना है जिसमें उसको अपराध बना दिया गया है, तो अब उसको पनिश नहीं किया जा सकता है। वो जिस समय एक्ट हुआ था और उस समय अगर वो लॉ के तहत वायलेशन नहीं है या कोई ऑफेंस नहीं है, तो वो उसको अब पनिश नहीं किया जा सकता। यह उपधारा पूर्व प्रवाही कानूनों के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करती है। कोई व्यक्ति उस कानून के तहत दंडित नहीं किया जा सकता जो अपराध करने के समय मौजूद नहीं था। नेक्स्ट है इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉ अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 1, ठीक है। तो पूर्व प्रभावी दंडात्मक कानूनों के खिलाफ सुरक्षा का समर्थन किस केस लॉ में किया गया था? तो ये केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि दंडात्मक कानून अपराध के समय लागू होना चाहिए। पूर्व प्रभावी दंड अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन है। नेक्स्ट है व्हाट डज आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2 प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम, है ना। तो 22 जो है 20 सब क्लास 2 व्यक्ति को किससे सुरक्षा देता है? तो ये जो सुरक्षा देता है एक ही अपराध के लिए 2 बार अभियोग और दंड से, है ना। तो बीइंग प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस, एक ही ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार पनिश करने या अभियोजन और दंड देने के लिए ये प्रोटेक्शन देता है। दिस क्लॉज प्रोहिबिट्स डबल जियोपार्डी, तो ये वाला याद रखिएगा, डबल जियोपार्डी, दैट इज नो पर्सन कैन बी ट्राइड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। In which case did the Supreme Court explain the principle of double jeopardy under Article 20 सब Article 2? किस केस में ये बोला गया है? तो ये बोला गया है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस डॉक्टर प्रफुल्ल बी देसाई, 2003 का केस है ये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 20(2) के तहत किसी व्यक्ति पर उसी कार्य के लिए 2 बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम, तो ये किससे सुरक्षा देता है? बीइंग कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य किए जाने से ये रोकता है ना, तो इससे सुरक्षा देता है। नो पर्सन कैन बी फोर्स टू गिव एविडेंस दैट मे इंक्रिमिनेट हिमसेल्फ, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द सेल्फ इंक्रिमिनेशन, है ना। तो कोई भी, तो ये प्रिंसिपल याद रखना, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्लॉज सेकंड डबल जियोपार्डी, फर्स्ट जो है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज और थर्ड वाला क्लॉज जो है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो कोई भी व्यक्ति अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, यह स्व आरोपण सेल्फ इंक्रिमिनेशन का सिद्धांत है। नेक्स्ट है इन विच लैंडमार्क केस डिड द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 रिगार्डिंग सेल्फ इंक्रिमिनेशन,
ठीक है, तो ये किस मामले में इसकी पुष्टि की गई थी? तो ये था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथी कालू ओघड़ 1961। इस केस में ये अपील किया गया था। The court emphasized that no person can be compelled to be witness against himself, reinforcing Article 20 sub Article 3। तो सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि कोई भी व्यक्ति अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, जो अनुच्छेद 20(3) को मजबूत करता है। नेक्स्ट है which landmark case expanded the scope of Article 21 to include right to privacy, dignity and livelihood। तो कौन सा मामला जो है आर्टिकल 21 के दायरे को गोपनीयता, गरिमा और आजीविका के अधिकार तक बढ़ाने वाला है ना? तो ये कौन सा है? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और एक है केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये दोनों ही केस, ऑप्शन डी इज राइट। इसमें प्राइवेसी और डिग्निटी और लाइवलीहुड के राइट को इंक्लूड किया, उसको बढ़ाया है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 का अर्थ केवल फिजिकल लाइफ तक सीमित नहीं है, इसमें लिबर्टी, डिग्निटी और प्रोसीजर लाइवलीहुड शामिल है। ठीक है, ये मेनका गांधी में बोला गया। केएस पुट्टास्वामी के केस में बोला राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 का हिस्सा माना गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 में क्या बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल उसी प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जा सकता है जो कानून द्वारा स्थापित है ना? तो ये आर्टिकल 21 में बोला गया है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दी गई है आर्टिकल 21 में। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 21 व्हाट डज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इम्प्लाई, है ना? तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का क्या अर्थ है यहाँ पे? तो ये है फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल प्रोसीजर, न्याय संगत, उचित और तर्क संगत प्रक्रिया से है यहाँ पे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब। सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी में कहा कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फेयर, जस्ट, रीजनेबल और नॉन आर्बिट्रेरी होना चाहिए। केवल लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून पर्याप्त नहीं है, उनका सब्सटेंटिव फेयरनेस होना भी जरूरी है, ये इस केस में बोला गया था। नेक्स्ट है विच जजमेंट हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू लाइवलीहुड, किस मामले में फैसला हुआ कि जीवन का अधिकार आजीविका के अधिकार को भी शामिल करता है? तो ये किस केस लॉ में बोला गया था? ओलेगा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मेनका गांधी यूनियन ऑफ इंडिया और बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन सभी केस में ये बात बोली गई है कि आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की आजीविका छीन ली जाए तो यह आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। इविक्शन, बॉन्डेड लेबर, अर्बन पुअर राइट्स, ये सब इसके एग्जाम्पल है। किस मामले में आर्टिकल 21 के तहत स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार माना गया है? तो जजमेंट क्या है जो राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट की बात करता है? तो ये कौन से जजमेंट में बोला गया है? तो ये बोला गया सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरल लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन सभी केस में ये बात बोली गई कि स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, आर्टिकल 21 के अंदर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लिव इन क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन केसेस आर्टिकल 21 के प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला में आते हैं। नेक्स्ट है which case held that the death penalty should be imposed only in rarest of rare case to safeguard article 21।
है, तो मृत्यु के लिए केवल मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में ही दिया जाना चाहिए, आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये बोला गया। तो किस केस में बोला गया है, तो ये बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेथ पेनल्टी आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकती है, ये केवल एक्सट्रीम और रेयर सर्कमस्टेंस में ही दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन का अधिकार किस संशोधन से लाया गया, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया। 21A राइट टू एजुकेशन में क्या गया है कि जो स्टेट है वो सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है, फ्री एंड कंपलसरी शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, मतलब मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है, ये आर्टिकल में दिया गया है। आर्टिकल 21A 86 अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स के रूप में जोड़ा गया है। यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सुनिश्चित करता है। In which case did the Supreme Court hold that right to education under Article 21A is justiciable, मतलब न्याय संगत और इन्फोर्सेबल है शिक्षा का अधिकार 21A के अंतर्गत। ये किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तो ये बोला गया है उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, सोसाइटी ऑफ फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये तीनों ही केस जो है ये आर्टिकल 21A के अंदर राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ऑल ऑफ द इज राइट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स है और इन्फोर्सेबल है। स्टेट को सुनिश्चित करना होगा कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रदान हो। हाउ आर आर्टिकल 21 एंड 21A लिंक्ड, किस प्रकार से एक दूसरे से ये लिंक्ड है, तो एजुकेशन इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। मतलब ये जो ये एजुकेशन है वो राइट टू लाइफ, क्योंकि 21A तो खुद एजुकेशन का है ही, लेकिन राइट टू लाइफ के अंतर्गत एजुकेशन भी इसका पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एजुकेशन इज इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, बिना शिक्षा के राइट टू लाइफ मीनिंगफुल नहीं है। Next, which right is granted under Article 22 sub clause 1 to a person who is arrested। तो आर्टिकल 22(1) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कौन सा अधिकार दिया गया है, तो उसको जो राइट दिया गया, राइट टू इन्फॉर्म ऑफ रीजन फॉर अरेस्ट, राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर और राइट टू बी डिफेंड इन द कोर्ट। तो ये सभी राइट उसको 22(1) में दिए गए हैं। आर्टिकल 22(1) में कहा गया कि गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार होने के कारण बताना होगा और उसे वकील की सलाह लेने और अदालत में बचाव का अधिकार होगा। तो यह सेफगार्ड करता है पर्सनल लिबर्टी को अनलॉफुल अरेस्ट से ना। इससे रिलेटेड जो केस है DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म ऑफ राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट प्रोसीजर की गाइडलाइन दी है इसमें। नेक्स्ट है अंडर आर्टिकल 22 सब आर्टिकल 2 अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन। मजिस्ट्रेट जो अरेस्ट किया गया पर्सन है उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना है, तो कितने घंटे के अंदर करना है, विद इन 24 आवर्स के अंदर। तो ये वही केस जो DK बासु वर्सेस स्टेट वेस्ट बंगाल जो है उसमें गाइडलाइन दी है, उसमें प्रोसीजर दिया है, तो उसके तहत ही ये भी आएगा। नेक्स्ट है क्लॉज 1 एंड 2 ऑफ आर्टिकल 22 डू नॉट अप्लाई टू विच पर्सन। तो जो 1 और 2 क्लॉज है वो किस पर्सन पर अप्लाई नहीं होंगे, तो ये होंगे दुश्मन, एनिमी एलियंस, ठीक है। और दूसरा जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर लॉ, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत हिरासत किए गए हैं, तो ये दोनों प्रकार के A और B इस ऑप्शन इन लोगों पर
क्लॉज 1 और 2 लागू नहीं होगा। आर्टिकल 22(3) में एक्सेप्शन दी गई कि एनिमी एलियंस और प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस उन्हें मतलब अरेस्ट के कारण बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको 1 और 2 का जो बेनिफिट है वो नहीं दिया जाएगा। What is the maximum period of preventive detention without advisory board under Article 22 Clause 4? तो एडवाइजरी बोर्ड के बिना प्रिवेंटिव डिटेंशन की अधिकतम अवधि कितनी दी गई है? तो ये 3 मंथ्स की दी गई है। मतलब यहाँ पे ये बोर्ड की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, तो 3 महीने तक रख सकते हैं, लेकिन परमिशन लेने के लिए फिर ज़्यादा समय रखना है तो फिर परमिशन लेनी होगी। आर्टिकल 22 क्लॉज 4 के अनुसार प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिकतम 3 महीने तक एडवाइजरी बोर्ड के बिना हो सकती है। इस दौरान बोर्ड की सिफारिश जरूरी नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकते हैं इस टाइम पीरियड को। Which clause allows parliament to prescribe maximum preventive detention period and procedure? तो कौन सी धारा संसद को मैक्सिमम प्रिवेंटिव डिटेंशन अवधि और प्रोसीजर निर्धारित करने की अनुमति देती है? क्लॉज 7 में प्रोसीजर दिए पार्लियामेंट की को कि ये टाइम पीरियड बढ़ा सकती है। Parliament can make law for maximum period of detention or procedure for advisory board inquiry, ensure preventive detention is controlled and legally monitored. इससे रिलेटेड केस जो है A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास है, जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन लीगलिटी अंडर आर्टिकल 22 चैलेंज की गई थी, और सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन प्रिवेंटिव डिटेंशन गाइडलाइन दी गई थी इसमें, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज अंडर आर्टिकल 22 बट एम्फेसाइज सेफगार्ड्स? तो किस मामले में आर्टिकल 22 के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन को सही माना गया है? तो A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला और सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी केसेस में इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन को सही माना गया है। Who can be members of the advisory board under Article 22 सब Article 4? तो यहाँ पे कौन मेंबर हो सकता है? पर्सन हु आर और हैव बीन जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो एडवाइजरी बोर्ड में जो होगा हाई कोर्ट के जज हो या रह चुका हो वो इसमें शामिल हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।